जनसंख्या नियंत्रण पर जनसुराज का नियंत्रण जो स्टैंड है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। साइंस ये बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ TFR जिसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वुमेन एजुकेशन। महिलाओं का एजुकेशन बढ़ाए बगैर TFR को पॉपुलेशन को नीचे नहीं किया जा सकता है। हम जान रहे हैं कि आप किस नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों, ये भाजपाई और कुछ संघी ये बताते हैं कि मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ाई है। जितने लोग बैठे हैं आप लोग एजुकेट भी हो जाइए। मुसलमानों का TFR केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के TFR से आधा है। फिर से याद कर लीजिए, मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के फर्टिलिटी रेट से आधा है। ये आपको क्या बताता है? जहां पर महिलाएं पढ़ गई, जहां पर उन्हें फैमिली प्लानिंग की या अपने परिवार के विषय में निर्णय लेने का अधिकार हो गया, आर्थिक और शैक्षणिक स्वायत्तता आ गई, अपने आप पॉपुलेशन नीचे आएगा। बिल्कुल नहीं मानते हैं, आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। आप कहाँ पढ़े हम नहीं जानते हैं। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कम से कम हम नहीं पढ़े हैं, पटना में साइंस कॉलेज में पढ़े हैं और गणित की ही पढ़ाई पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स ही पढ़े हैं। 78 साल के आंकड़ों में ये भी ध्यान रखिए भाई, 78 साल में मुस्लिमों आबादी प्रोपोर्शनली 7% देश में बढ़ी है। मतलब अगर आजादी के समय 10% थी तो अभी मान लीजिए 11.5% है। और इसका सीधा इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, इसका इस बात से लेना देना है कि मुस्लिम परिवार में पढ़ाई कम है। अगर जिस दिन मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम परिवार में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा 10 बच्चा हो, अगर हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी चिंता नहीं कर सकते हैं। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के तो दीन में ये लिखा हुआ है, मैं अपने भाषणों में कहता हूँ। आप लोग कई बार कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर है। मुसलमानों के दीन में, उनके हदीस में ये बात लिखी हुई है कि मुसलमानों को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। ये उनकी जवाबदेही है मुसलमान होने के नाते। ये गलत बात आप लोग मत फैलाइए। एक सवाल है, आपने जातिगत जनगणना की बात करी और रिपोर्ट क्या था? सवाल ये है कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट है, उसको आप सही मानते हैं? बहुत सारे सवाल भाई ऐसा है, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सही हो या गलत, आप लोग जितने पत्रकार हैं 2 बरस तक इस राज्य में सिर्फ एक ही चर्चा हुई है, जाति जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई होना चाहिए, कर लो। लेकिन करने के बाद जिन्होंने कराया, आपका हमारा 500 करोड़ रुपया खर्चा कराया, उनमें से मैं दावा कर रहा हूं किसी ने 5 पन्ना भी उसको पढ़ा नहीं। उसी जातीय जनगणना में लिखा हुआ है कि 3% दलित समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम EBC समाज का लड़का 12वीं पास कर रहा है। और समाज को क्या बताता है कि आरक्षण बढ़ा देंगे। आप मुझे बताइए किस सरकारी नौकरी में बिना 12वीं पास आदमी को आरक्षण का लाभ मिल सकता है? जब आपका बच्चा 12वीं पढ़ेगा ही नहीं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? और ये तो 35 साल से कौन सत्ता में बैठा है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन पर अत्याचार हुआ, हम सामाजिक न्याय के, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो 35 साल से बिहार में सत्ता में बैठा कौन है? लालू जी और नीतीश जी। तो अगर यहाँ के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे या इवन सवर्ण समाज के बच्चे नहीं पढ़े तो उसका जवाबदेही किसका है? उनका बच्चा नहीं पढ़ा, 9वां नहीं पास किया, तब भी उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे 12वीं पास नहीं किए हैं, उनको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। ये बात बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। सर 24 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लगातार बड़े नेताओं के 24 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कई सारी योजनाओं को वो यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करने वाले, क्या कहेंगे? भैया मोदी जी 2014 से लगातार बिहार में आ रहे हैं और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपको उठाना चाहिए कि बिहार की मदद जब करेंगे कि नहीं करेंगे, बिहार सरकार के पैसे से पूरा मोबिलाइजेशन, पूरी मीटिंग आपने देखा, पूरा सरकारी आदेश निकला है, पूरी व्यवस्था का खर्चा गुजरात से नहीं आ रहा है, दिल्ली से नहीं आ रहा है, बिहार की गरीब जनता का पैसा लगाकर मोदी जी की
सभा में भीड़ की जाएगी। और जहां तक आपने कहा घोषणा करने की, तो मोदी जी 2014 से लगातार घोषणा कर रहे हैं। कई घोषणा तो हम ही ने लिखा है उनका। इसी मोतिहारी में 2014 में उन्होंने कहा कि ये चीनी मिल जब चालू हो जाएगा, इसके चीनी से चाय पिएंगे तभी बिहार में वोट मांगने आएंगे। 2014 से आज 11 बरस हो गया मेरे भाई, वो चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ। भाजपाई वहां के जितने नेता है, नाम आपको खूब पता है, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में करके बेच के सब अपने नाम कर लिया है। अब मोदी जी अभी भी आ रहे हैं, आप भूलिए नहीं। 2015 में मोदी जी ने आरा में आकर कहा था 30,000 करोड़ दूं कि 40,000, 60,000 करोड़ दूं कि 1 लाख दूं, 1,20,000 करोड़ दूंगा। पैसा कहाँ आया? आप लोग तो सब बिहार में रहते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी कुछ देखे होंगे, कहीं आप तक भी पहुंचा हो तो बता दीजिए। हम तक तो नहीं पहुंचा है भाई। 1,20,000 करोड़ का मोदी जी घोषणा किए थे 2015 में, और 2000 ये न मत कहिए कि विपक्ष में थे इसलिए नहीं हुआ। 2015 से लगातार मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, और 15 से लेकर 25 में 10 बरस में 7 बरस भाजपा बिहार में सरकार में रही है। दूदू को उसका उप मुख्यमंत्री है। कोई मुरेठा बांधता है, कभी कभी मुरेठा खोलता है। उससे जरा पूछिए कि 1,20,000 करोड़ जो पैकेज दिए, या तो मोदी जी ने दिया नहीं, और अगर दिया तो बिहार के नीतीश और सम्राट चौधरी भाजपा की सरकार ने उसको लूट लिया। तीसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो या तो ये सरकार माने कि मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या माने कि उन्होंने भेजा, हम लोग यहाँ पर चोरी कर लिए, लूट लिए। ये महिला 1 मिनट ये पूछना चाह रही है, तो पूछ रही। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रोहतास, आरा, सीतामढ़ी बीते 3 दिनों में क्राइम रेट बढ़ रहा है। जंगल राज बनाम जंगल राज पार्ट 1 बनाम जंगल राज पार्ट 2 की तुलना हो रही है। आपके नाम देखिए, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि नीतीश की इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिस सरकार के मुखिया को ये नहीं मालूम है कि मेरा मंत्री परिषद में साथी कौन है, जो यही नहीं पहचान रहा है कि मेरे मंत्री का नाम क्या है, उसको क्राइम और व्यवस्था की क्या समझ होगी। बिहार में क्राइम बढ़ने के 2 बड़े कारण हैं, जिसको आप लोग समझिए। एक है शराबबंदी, और दूसरा है ये भूमि सर्वे, जो मैंने अभी आपको आंकड़े दिए। 60% मर्डर के जो रजिस्टर्ड केस हैं बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं भूमि के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। और शराबबंदी की वजह से प्रशासन का एक बड़ा तंत्र, ये आप लोग बात को समझते हैं फिर नहीं समझते, लिखते नहीं है। प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे। इसी सरकार के दौरान पीछे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के आप कानून बनाते हैं तो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कोर्ट और कचहरी है, सब चोक हो गया है। ना जेल में रहने की जगह है, ना न्यायालयों में न्याय होने की संभावना। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी जेल में हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई 1 लाख लोग को कब बेल मिलेगा। ये कौन 1 लाख लोग हैं? ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये मुस्लिम हैं, ये समाज के गरीब घर के लोग हैं, जिनके पास कोर्ट में जाकर बेल लेने का भी साधन पैसा नहीं है। और जो पैसा वाला है वो शराब माफिया बनकर करोड़ों रुपया का लूट कर रहा है। हमको लोग कह रहा है भैया शराबबंदी हटाने के बाद क्यों करते हैं? अरे भाई, हम शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कानून बनाकर दुकान बंद कर दिया गया और होम डिलीवरी चालू कर दिया गया। घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और पूरे बिहार में आप लोग देख रहे होंगे, अभी आपको सूचना भी मिलती होगी, सूखा नशा इतने तेजी से बढ़ा है युवाओं में। अगर ये नहीं हटा, 5-7 बरस में जैसे आप पिक्चर देखे थे उड़ता पंजाब, वैसे सुनिएगा उड़ता बिहार हो जाएगा। ये यहाँ शराबबंदी के नाम पर लोगों में, युवाओं में बहुत बड़े पैमाने पर सूखा नशा फैल रहा है। इसलिए इसको गलत कानून को हटाने की जरूरत है। नीतीश कुमार विकास किए हैं, ये उनका दावा है। भाई किए होंगे, हमको तो दिख रहा है, किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा।